नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ की इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाएं पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम चतुर्भुज किसे कहते हैं एवं चतुर्भुज के कौन कौन से अंग होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को हम परिभाषित कर सकते हैं, चार रेखाखंडों से घिरी एक सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा से हमें यह पता चल रहा है कि ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से बनी हो और बंद हो उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। इसके लिए अगर हम कुछ चित्रों का उदाहरण ले लें, देखिए यहाँ हमने कुछ चित्रों का उदाहरण लिया है, यह चतुर्भुज के उदाहरण है। यहाँ कहा गया है कि चार रेखाखंडों से घिरी एक सरल बंद आकृति, यहाँ चार रेखाखंड है और यह एक बंद आकृति है। अगर चार रेखाखंड जैसे कि मान लिया हमने यह एक हो गया, यह दो हो गया, यह तीन और यह चार, यह चार रेखाखंड से एक आकृति बनाते हैं और यह एक बंद आकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि यह दोनों आकर अंतिम छोर मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह एक खुली आकृति है, तो इसे हम चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ठीक है, हम चतुर्भुज में सिर्फ उन्हीं आकृतियों को कहेंगे जो चार सीधी रेखाओं से, सरल का मतलब होता है सीधी रेखाएं, अगर यह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से भी बने होंगे तो इन्हें हम चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चार रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद, सरल मतलब सीधी रेखाओं द्वारा बंद आकृति को ही हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यह हमारा एक 2D आकृति है, मतलब 2 डायमेंशन एक आकृति है। ठीक है, अगला टॉपिक है चतुर्भुज का नामकरण। हम किसी भी चतुर्भुज का नामकरण किस प्रकार करते हैं तो इसे यहाँ जानेंगे। जैसे कि यह एक चतुर्भुज है, अब नामकरण करना होगा तो हम इसके जो यह बिंदु है जहां दोनों भुजाएं आकर मिलते हैं वहां इसके नाम को रखते हैं। जैसे यहाँ ए रखा, यहाँ हमने बी रखा, यहाँ हमने सी रखा, यहाँ हमने डी रखा, तो इसे हम लिख सकते हैं चतुर्भुज। ये चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं ए बी सी डी चतुर्भुज के रूप में। ठीक है, अब देखिए इसे लिखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि जैसे अगर हमने ए से शुरू किया है तो हम इसके आगे इसी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जिसे यहाँ से ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो बी से हम सी की तरफ बढ़ेंगे और फिर सी से डी की तरफ बढ़ेंगे और डी से फिर अंतिम में वह ए पर खत्म होना चाहिए और हम अंतिम में ए को लिखेंगे नहीं। ठीक है, हमारा एक क्रम में होना चाहिए। यदि हम ए से इस क्रम में जा रहे हैं, मतलब ए से डी की तरफ जा रहे हैं, तो हम पहले ए को लिखेंगे, फिर डी को लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे और फिर बी को लिखेंगे। ठीक है, इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि चतुर्भुज की भुजाएं या शीर्ष जो है वह किस क्रम में है। जैसे यदि हमें कोई चतुर्भुज का उदाहरण दे दिया जाए, जैसे चतुर्भुज क्यू पी आर एस दिया गया हो, तो इसका मतलब यह है कि यदि हम यहां से क्यू को शुरू करते हैं तो हम यहाँ पी लिख सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ आर लिखेंगे और फिर हम यहाँ एस लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारा अल्फाबेट का जो क्रम है उसी क्रम में हम इनकी शीर्ष का नामकरण करेंगे। यदि हमने यहाँ Q किया है और यहाँ P किया है तो हम यहाँ R और फिर यहाँ S को लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज का नामकरण हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है चतुर्भुज के अंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है भुजाएं। अब देखिए चतुर्भुज जो होती है वह चार सरल रेखाखंडों से बनी होती है। जैसे यह रेखाखंड हो गया ए बी, यह पहली रेखाखंड हो गई, दूसरी रेखाखंड हो गया बी सी, तीसरा रेखाखंड हो गया सी डी और चौथा रेखाखंड हो गया ए डी या डी ए। ठीक है, तो यह चार सीधी जो रेखाखंड है, इन्हीं रेखाखंडों को हम चतुर्भुज की भुजाएं कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं चतुर्भुज की चार सीधी रेखाएं जो इसे घेरती हैं इसकी भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, यह इसकी क्या है, भुजाएं हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भुजाएं बराबर ए बी, ठीक है, बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, हम भुजाओं को क्रम बदल सकते हैं, जैसे इसे बी ए, इसे सी बी या बी सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक है शीर्ष, जिसे हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो वह बिंदु जहां भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ भुजा बी ए या ए बी और ए डी इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसे हम
चतुर्भुज की शीर्ष कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भुजा एडी और सीडी मिल रहे हैं, तो यह बिंदु डी जो होगा वह एबीसीडी का शीर्ष होगा। इसी प्रकार यहाँ बिंदु सी पर ए डी सी और बी सी भुजा मिल रहे हैं, तो सी भी हमारा शीर्ष होगा। और यहाँ बिंदु बी पर ए बी और बी सी भुजा मिल रहे हैं, तो यह हमारा शीर्ष होगा। इस प्रकार यहाँ हमें जो शीर्ष प्राप्त हुए वह 4 शीर्ष प्राप्त हुए, ए बी सी और डी। तो देखिए हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं, ठीक है, 4 शीर्ष होते हैं। अगला टॉपिक है कोण। 2 भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब देखिए जैसे कि यह चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ 2 भुजाएं, ए बी भुजा है और बी सी भुजा है। यह दोनों भुजा जहां मिल रहे हैं उसके बीच में जो ये झुकाव है इसे ही हम कोण कहते हैं, ठीक है। कोण की परिभाषा है कि 2 किरण के मध्य के झुकाव को हम कोण कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी एक कोण बन रहा है और यहाँ भी एक कोण बन रहा है और यहाँ भी एक कोण बन रहा है। तो देखिए चतुर्भुज में 4 कोण बन रहे हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी के रूप में। इसे लिखने का एक तरीका यह हो गया। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एंगल ए को हम 2 तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे एंगल डी ए सी, ठीक। हम ए को बीच में रखे हैं, इसका मतलब डी ए सी, डी ए और बी ए जो है वह भुजाएं हैं जिससे कि कोण ए बन रहा है। तो हम इसे या तो इस प्रकार लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, ठीक। तो इन तीनों का मतलब यह हुआ कि एंगल ए है, ठीक। इसी प्रकार हम एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें यह पता चला कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 4 कोण होते हैं, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक है विकर्ण। चतुर्भुज की 2 विपरीत कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है। अब जैसे यह चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि चतुर्भुज की 2 विपरीत कोणों को मिलाने वाली, तो देखिए यहाँ कोण डी है और यहाँ कोण बी है। यह दोनों कोण को हम विपरीत कोण कहेंगे या आमने सामने के कोण कहेंगे। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी, जैसे इस रेखा से अगर हम इसे मिलाते हैं तो यह बीडी जो होगा वह चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण होगा। इसी प्रकार अगर हम कोण ए से कोण सी को मिलाएं तो देखिए यह भी एक हमें विकर्ण के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 विकर्ण हमें प्राप्त हो रहे हैं, पहला एसी और दूसरा बीडी। तो हम यह कह सकते हैं कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है संलग्न भुजाएं। किसी चतुर्भुज की 2 भुजाएं जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर मिलती है उसकी संलग्न भुजाएं कहलाती है। अब देखिए यह चतुर्भुज एबीसीडी है। अब इसमें कहा गया है कि चतुर्भुज की 2 भुजाएं जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर मिलती है। तो देखिए यह एक शीर्ष है ए, जहां 2 भुजाएं बी ए और एडी आकर मिल रही हैं, ठीक है। तो उसकी संलग्न भुजाएं कहलाती है। तो यह दोनों भुजाएं जो है ए बी और एडी, यह दोनों संलग्न भुजाएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार शीर्ष डी पर एडी और डीसी मिल रहे हैं, तो यह हो जाएगा एडी और डीसी, यह दोनों संलग्न भुजाएं हैं। इसी प्रकार शीर्ष सी पर डीसी और बीसी मिल रहे हैं, तो यह दोनों संलग्न भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु बी पर बीसी और एडी मिल रहे हैं, तो यह भी एक संलग्न भुजाएं होंगी, ठीक है। इसका मतलब कि एक चतुर्भुज में 4 जोड़ी संलग्न भुजाएं होंगी, ठीक है। अगला टॉपिक है सम्मुख भुजाएं। किसी चतुर्भुज की 2 भुजाएं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। अब जैसे यह चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब देखिए यह भुजा सी डी जो है वह एडी को भी स्पर्श कर रहा है और बीसी को भी स्पर्श कर रहा है, लेकिन AB को स्पर्श नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि CD की जो सम्मुख भुजा होगी वह AB होगी, ठीक है। इसी प्रकार AD जो है वह BC को टच नहीं कर रहा है, इसलिए AD का जो सम्मुख भुजा होगा वह BC होगा। इसका मतलब आमने सामने की भुजाओं को हम सम्मुख भुजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में 2 जोड़ी सम्मुख भुजाएं होती हैं, ठीक है।
अगला टॉपिक है सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल। किसी चतुर्भुज की दो ऐसे कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब यह हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। यहाँ हमारा एंगल ए बन रहा है। अब यहाँ कहा गया है कि चतुर्भुज के दो ऐसे कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। तो देखिए यहाँ कोण ए बन रहा है और इसकी भुजा है बी ए और ए डी, ठीक। और यहाँ जो कोण बन रहा है सी, इसकी जो भुजा है वह डी सी और बी सी है। तो देखिए इन दोनों में, ये इस कोण में यह दोनों भुजाएं हैं और इस कोण में यह दोनों भुजाएं हैं, तो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए ए सी क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे और बी डी भी एक दूसरे के सम्मुख कोण होंगे। कुल मिलाकर कहा यह जाए कि जैसे ए के सामने सी है तो सी को हम ए का सम्मुख कोण कहेंगे, तो यहाँ ए का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण सी और कोण बी का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण डी। इस प्रकार यहाँ दो जोड़ी सम्मुख कोण प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अब बस इतना ही। इस वीडियो में हमने यह जाना कि चतुर्भुज होता क्या है और चतुर्भुज में कौन कौन से अंग होते हैं, उसे हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में चतुर्भुज के प्रकार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।